ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपीपीएससीएस, इन सब की बात हो रही होती है। अपूर्ण, अनिश्चित या फिर भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना है कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं। केवल एक खतरे को दूसरे से परिवर्तित करना है, ये हुएटले ने कहा है। चुनौती बनता ठोस कचरे का निपटान। चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग इस आर्टिकल को। ये आप देखिए, बढ़ती जनसंख्या के साथ यह समस्या आम है कि उपयोग में लाई गई वस्तुओं को जब कचरे में बदलते हैं तो फिर उनका क्या होता है। ठोस अपशिष्ट ऐसी ही चुनौतियों में शुमार है और इससे अनेक खतरे भी हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि से दुनिया जूझ ही रही थी। अब ठोस अपशिष्ट भी नई नई शक्लों सूरत में मुंह चिढ़ा रहा है। भारत में हरित विकास की अवधारणा अभी जोर नहीं पकड़ पाई, जबकि दूसरी ओर ठोस कचरा तेजी से पसर रहा है। नतीजा यह है कि दुनिया एक नई समस्या की ओर बढ़ चली है। भारत में सालाना 6 करोड़ 20 लाख टन का कचरा उत्पन्न होता है और इसमें प्लास्टिक और चिकित्सीय और जैव कचरा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन लगभग 80 लाख टन है और 15 लाख टन ई कचरा भी एक बड़ी समस्या है। अब यह भी समझना होगा कि आखिर ठोस कचरा होता क्या है। घर, कारोबार, उद्योग, संस्थाओं और कृषि से निकलने वाले बेकार या अवांछित ठोस या फिर आप देखते हैं अर्ध ठोस पदार्थों को ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट में कई तरह के पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच, कार्डबोर्ड, खाद्य अपशिष्ट, उपकरण, निर्माण अपशिष्ट आदि। इसके अलावा चिकित्सा जैव अपशिष्ट यानी कि अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई कचरा जिसे कहते हैं, मसलन बैटरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसे बेकार वस्तुएं, निर्माण स्थलों का मलबा जिसमें ईंटें, सीमेंट और लकड़ी समेत रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो गैस, तरल या फिर ठोस रूप में हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट 2024 के अनुसार जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण की दर, आवास और खपत में वृद्धि होती है। उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बाजार में उपलब्ध हो जाती है और यह व्यक्ति उत्पन्न अपशिष्ट की औसत मात्रा में वृद्धि करने लगती है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हर साल दुनिया भर में 2 अरब टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। यह अपशिष्ट 2030 तक 2.5 अरब से, ये आप देखते हैं कि 2.5 अरब टन से अधिक तथा 2040 में 3.25 अरब टन और 2050 तक 3.25 अरब टन हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति ठोस कचरा उत्पादन में उत्तर अमेरिका अव्वल है, जबकि कुल ठोस अपशिष्ट के मामले में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया पहले नंबर पर है। वैसे बीते कुछ वर्षों के दौरान के आंकड़ों में चीन को विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषक के रूप में पहचाना गया है। चीन ने, आप देखते हैं कि पिछले 15 वर्षों में ठोस कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। देखिए, यूएनईपी के बारे में भी याद रखा करिएगा, इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा आपको? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ष 2022 में 175 देशों ने प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग, निपटान से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2040 तक 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ठोस अपशिष्ट धरती को एक नए नुकसान की ओर धकेल रहा है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी अपनी जगह हैं। मसलन ठोस कचरा हवा और पानी में हानिकारक रसायन छोड़ सकता है और जिससे मस्तिष्क क्षति और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ठोस कचरे को अनुचित तरीके से संभालने से चोट लग सकती है और ठोस अपशिष्ट जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है, हवा को प्रदूषित कर सकता है और भूमि को भी आप देखते हैं खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके खराब प्रबंधन से हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ठोस कचरे का अनुचित निपटान जलवायु संकट बढ़ा सकता है। खतरनाक कचरे में पेंट, सॉल्वेंट
ऑटोमोटिव अपशिष्ट और कीटनाशक पारायुक्त अपशिष्ट शामिल हैं। खतरनाक पदार्थ विस्फोटक कर सकते हैं या फिर आग लगने का कारण बन सकते हैं। कुछ मनुष्यों या फिर आप देखिए पर्यावरण से में विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। उपभोक्ता उत्पाद और उनकी पैकेजिंग में भी कुछ रसायन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप देखिए ठोस कचरा क्या है, उसकी क्या क्या समस्या हो सकती है, उससे बीमारियां क्या हो सकती हैं, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग निबंध में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 2023 की रिपोर्ट में ऐसे ठोस अपशिष्ट खतरों के को से आगाह किया गया। कार्बनिक प्रदूषण चिंता का कारण है क्योंकि ये हवा और पानी से लंबी दूरी तक चले जाते हैं। ठोस अपशिष्ट कई ऐसी बीमारियों का भी कारण है जिसे पहचानना शायद ही अभी बाकी है। और वहीं अवशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन में कम निवेश हुआ है। भारत वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग 7,366 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो देश में अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए आवंटित समग्र कार्यक्रम बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेचर जर्नल के अनुसार भारत सालाना 90,30,000 टन उत्सर्जन कर दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में शीर्ष पर है। इस तरह की रिपोर्टें रहती तो उनका रिपोर्ट भी का उल्लेख कर दिया करिएगा, आप लोग आंकड़े दे दिया करिएगा। यह वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। जाहिर कि भारत के लिए चिंता का विषय है। ठोस अपशिष्ट दुनिया के लिए चुनौती है, मगर इसमें कुछ आर्थिक अवसर भी छिपे हैं। और आप देखिए अनुमान के मुताबिक भारत द्वारा अपनाई गई चक्रीय अर्थव्यवस्था से 40 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति समेत कई संदर्भों में यह रोजगार का एक जरिया भी बना हुआ है। कबाड़ से करोड़ों बनाने की अवधारणा को ठोस अपशिष्ट में देखा जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी के बीच कचरा बीनने वाले को देखा जाना आम है। इसमें बच्चों से लेकर बड़े शामिल हैं। स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट नुकसान के साथ कई लोगों के लिए रोजी रोटी है। बावजूद इसके अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान का रास्ता खोजा ही जाना चाहिए। अकेले शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मगर देखा जाए तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन कानून और नीतियां जिस सक्रियता के साथ लागू होनी चाहिए वह अभी भी मजबूत धरातल नहीं बना पा रही हैं। यह सच है कि भारत में उचित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संभालने के लिए है, जिसे 2 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा आप देखिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम और 2022 भी हमारे यहाँ है, और जिसके अंतर्गत आप देखिए अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल ठोस अपशिष्ट से दुनिया अनजान नहीं है, और ऐसे में इसके उत्पादन और निपटान में संतुलन ही आने वाले खतरों को कम कर सकेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। समझ रहे हो आप लोग? ये पता नहीं क्यों, ये आप देखिए एक सवाल हमेशा हर किसी के जहन में उठता है कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है, या फिर ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता है। किसी भी विषय या मसले पर बात की जाए सवाल उठेगा कि क्या उठेगा ही कि पता नहीं क्यों। एक जमाने में स्कूल में अध्यापक मासूम बच्चों के भी कान खींचते थे, गालों पर थप्पड़ रसीद कर देते थे, कोमल हथेलियों पर फट्टे तक से पीटते थे। ये हमारी भी हुई है। आप लोगों को पिटाई हुई है या नहीं, बताइए आप लोग। लेकिन कोई बच्चा स्कूल में अवसाद के कारण आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता था या फिर आत्महत्या नहीं करता था। इसके क्या कारण रहे होंगे? और आप सच सोचिए, पहले एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन कहाँ देखने को मिलता था? हर किसी के बचपन में रोज रोज नए और महंगे खिलौनों के लिए जिद करना, मिलने पर उनसे खेल कर आनंदित होना, लेकिन 1-2 बार खेलने के बाद मन भर जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों। ज्यादातर घर कच्चे थे, कमरे कम थे, लेकिन आप देखिए किसी बुजुर्ग माता पिता कभी वृद्ध आश्रम नहीं जाते थे। पता नहीं क्यों। परिवार बहुत बड़े होते थे, पड़ोसियों के बच्चे भी दिन भर आस पड़ोस की छत और आंगन में खेलते थे। घरों में शादियों जैसे बड़े समारोह हो जाते थे। पता नहीं क्यों। सुबह शाम गली मोहल्ले के हर घर के बाहर कोयले या फिर उपले से अंगीठी सुगलाई जाती थी, यानी कि आग जलाई जाती। धुआं गली घरों में घुस जाता था। कोई चू नहीं करता था। प्रदूषण का रोना नहीं था। पता नहीं क्यों घर परिवार में आप देखिए रोज गाय के खाने के लिए रोटियां सेकने और निकालने की परंपरा के बावजूद गृहस्थी का बजट डगमगाता नहीं था, आमतौर पर संतुलित रहता था। जबकि आज परिवार के अपने खाने पीने का बजट ही भारी पड़ने लगा। पता नहीं क्यों। खाने को सादी दाल रोटी होती थी, बावजूद इसके किसी भी खून की कमी नहीं होती थी, मगर रोग भी कम थे। पता नहीं क्यों। पहले आप देखते हैं कि बहुत कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए तक जिम नहीं थे, और दिन भर चूल्हा चौका करते हुए भी आमतौर पर सेहतमंद रहती थी। पहले कहाँ बीमारी हुआ करती थी।
और पता नहीं क्यों सगे भाई भाई और भाई बहन छोटी छोटी बातों पर खूब लड़ते झगड़ते थे। आपस में कुट्टी और कुटाई तक की नौबत आ जाती थी, लेकिन कुछ देर में फिर घुल मिल जाते थे। मेरे घर में भी बहुत लड़ाई हुई, मेरी बचपन की बात कर रहा हूं मैं, जब स्कूल टाइम में था। मनमुटाव लंबा नहीं खिंचता था, पता नहीं क्यों। और माता पिता भी एक बार किसी मामूली बात पर बच्चे को थप्पड़ मार देते थे, लेकिन उनका मान सम्मान कभी कम नहीं होता था, पता नहीं क्यों। आज यह समझना मुश्किल हो गया है कि लोग अनमोल रिश्ते दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अपने बेईमानी जिद पर अड़े रहते हैं। कई लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ अपने तेवर दिखाने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और आप देखेंगे कि आज सोच बदल रही है। जैसा हर मोबाइल या उपकरण का नया मॉडल पहले के या पुराने से बेहतर होता है, नई युवा पीढ़ी की सोच पुरानी और दरमियानी पीढ़ी से हटकर है। कुछ समय पहले एक बार किसी के घर की नाली बंद हो गई, रसोई, स्नान गृह वगैरह में सीवर का गंदा पानी बाहर निकलने लगा। गंदा पानी घर में घुसने से सारे काम रुक गए। गृहिणी ने प्लम्बर को फोन किया, संयोग में से वह खाली था। साइकिल दौड़ाता हुआ कुछ देर में आ गया। उसने कुछ ही देर में नाली खोल दी। मेहनत ताने के तौर पर 500 रुपये मांगे तो घर की मालकिन बहुत चक्की रहेगी, बोली मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूं, मुझे तो बच्चों को 1 घंटा पढ़ाने के भी 500 रुपये नहीं मिलते हैं, तुम 200 रुपये ले लो, यही जायज है। प्लम्बर नहीं माना, अपनी बात पर अड़ा रहा। कहा सुनी पर कर भीतर से घर की बुजुर्ग महिला बाहर आ गई। सारी बातें सुनने समझने के बाद बहू से उन्होंने कहा कि तू तो 200 रुपया ज्यादा बोल दिया, मुश्किल से 20 रुपये का काम है, इससे 50 रुपये देकर हिसाब करो। मगर प्लम्बर नहीं मान रहा था। इतने में घर की मालकिन का नौजवान बेटा बाहर से घर आया। वह माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले गया, समझाने लगा कि माँ, वह 10 मिनट में दौड़ा आया, फटाफट मिनटों में नाली खोल दी और उसने तुम्हारा कितना परेशानी कम कर दी, तुम्हारा तनाव दूर कर दिया। वह नहीं आता तो दिन भर तुम्हारा काम ना निपट पाता। इसे 500 रुपये तो दो ही, ऊपर से 50 रुपये का इनाम भी दे दो। माँ और दादी नौजवान की समझ सुनकर हैरान हुई। शायद इसी को पीढ़ियों का अंतराल कहते हैं। बीते कल, आज और आने वाले कल की 3 पीढ़ियों की समझ में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। विचारक जोनानाथ मार्टिसन का मानना है कि भावनाओं विचार लहरों की तरह होते हैं। आप उन्हें आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप यह सुन सकते हैं कि किन लहरों की सवारी करनी है। जाहिर है कि एक जाने वाला कल होता है और दूसरा आने वाला कल होता है, यानी कुछ भी स्थिर नहीं होता है, सब कुछ बदलने वाला होता है। हर चीज पाने या मिलने के सुख के संग बिछुड़ने या फिर ना मिलने का दुख साथ चलता है। एक अमेरिकी उपन्यासकार जैक ने लिखा है कि हाथ में सदा अच्छे पत्ते आना ही जीवन नहीं है, खराब पत्तों के साथ अच्छा खेलना ही जीवन है। दोनों में अंतर यह होता है कि बीता कल एक गुजर चुका समय होता है जिसमें हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि आने वाला कल एक अवसर होता है जिस पर हम कम कर्म या फिर आपदी की क्रिया से नियंत्रित और बेहतर बना सकते हैं। और इसलिए सीखने और सुधारने की प्रक्रिया बीते कल और आने वाले कल के बीच के एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आप लोग बताइए अपनी कुछ बातें। हिंसा का दायरा। मणिपुर पहले ही जातीय टकराव और हिंसा के दौर में झुलस रहा था। अब तक वहां शांति के लिए की गई तमाम कवायदों का कोई ठोस हासिल नहीं, सामने नहीं आया। ये आप देखिए मणिपुर, चलिए एक बार आप लोग ये आप देखिए मणिपुर देखने को मिल जाएगा आपको। कहाँ? पूर्व उत्तर भारत में ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में राज्य बना था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है यहाँ। बताइए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? करीब 1.25 वर्ष पहले वहां हुई हिंसा और उसके बाद अराजकता का माहौल आज भी कमोबेश जारी है और उसके हल का रास्ता सरकार नहीं निकाल सकी। मणिपुर में लगातार जारी अशांति के मुख्य कारणों को संबोधित करके जहां उसका कोई समाधान निकालने के लिए सभी स्तरों पर हर संभव उपाय किए जाने चाहिए थे, वहां हालत यह है कि अब राज्य में टकराव के नए कारक पैदा हो रहे हैं। नए क्षेत्रों में हिंसा का विस्तार हो रहा है, उससे हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका खड़ी हो रही है। सवाल है कि केंद्र से लेकर राज्य तक समूचा सरकारी तंत्र वहां के ज्यादातर इलाकों में फसरी अराजकता की स्थिति को संभालने और शांति कायम करने के प्रयासों में किन वजहों से नाकाम साबित हुआ है। इसका कारण सिर्फ हालात की जटिलता या समस्या का हल निकालने के प्रति दूरदर्शिता की कमी और उदासीनता है। आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में मैती कुकी, जो कि अलावा
के अलावा दूसरी जनजातियां भी अलग मुद्दों पर आमने सामने खड़ी हो रही हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि हम लोग अगर मणिपुर अशांति भरा रहता है ना, वहाँ हिंसा होती है ना, तो हमारी छवि भी बेकार बनती है। हम लोग रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, अपने यहाँ लड़ाई रोक नहीं पा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य के अशांत चूड़ा चांदपुर जिले में कुछ दिन पहले हमार समुदाय के एक नेता पर हमला होने के बाद जोमी समुदाय के साथ हमार समुदाय के लोगों की झड़पें शुरू हो गई थी। हालांकि इसके बाद हमारे जोमी समुदाय के शीर्ष निकायों ने पहले की और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच शांति के लिए समझौता हुआ, मगर यह अफसोसजनक है कि उस समझौते पर कुछ देर अमल करना भी जरूरी नहीं समझा गया। दोनों समुदाय के बीच फिर हिंसा होने लगी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी बीच जिले के उच्च अधिकारियों खुद कुकी जो समुदाय के विधायकों ने शांति के लिए अपील की, मगर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। और सवाल है कि हिंसक टकराव में शामिल दोनों पक्षों के वर्कर्स सरकारी तंत्र को क्या इस बात की आशंका नहीं थी कि वहां जैसा माहौल अभी बना हुआ है, इसमें एक मामूली सी चिंगारी फिर से हिंसा का आग को भड़का दे सकती है। हिंसा और अराजकता को पूरी तरह रोकने खत्म करने के प्रति सरकार की उदासीनता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक छोटे राज्य में हिंसा की शुरुआत के अब 2 वर्ष होने जा रहे हैं और आज भी मुख्य समस्या के हल का कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से यह स्थिति टकराव और हिंसा में शामिल समुदाय के बीच असंतोष के कायम रहने का नतीजा है, लेकिन समस्या का हल निकालने से लेकर हिंसा पर काबू पाने के सभी अधिकार हाथ में होने के बावजूद सरकार और उसकी समूचा तंत्र इस मसले पर किन वजहों से पूरी तरह नाकाम दिखता है। मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन है। मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर मैतेई कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। अब अलग मुद्दों के साथ नए समुदाय के बीच जिस तरह का टकराव खड़ा हो रहा है, अगर समय रहते उसे थामने के लिए ईमानदारी इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं किया गया तो इसके नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तबाही की जंग इजरायल और हमास के बीच 2 महीने पुराना संघर्ष विराम जमीन पर कितना उतर सका, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके बावजूद इजरायल ने इस बार बिना किसी उकसावे के गाजा पर हवाई हमले कर दिए। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आप देख रहे हैं, इजरायल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक, ये सब देख रहे हैं। और हालांकि आप देखिए उसका दावा है कि गाजा की ओर से मिसाइल दागे गए। इजरायल के सैन्य हमलों में अब तक 42,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बमबारी से बचने के लिए नागरिक भूखे प्यास से मारे फिर रहे हैं। अफसोसजनक यह है कि उन तक मानवीय सहायता भी नहीं पहुंचने दी जा रही। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि इजरायल किसी भी नियम और शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने संघर्ष विराम के बावजूद कर गाजा पर भारी हवाई हमले किए, जिसमें 592 लोगों की मौत हो गई है। सवाल है कि इजरायल ने ऐसा क्यों किया। हमास के साथ उसका अस्थायी संघर्ष विराम इसलिए हुआ ताकि हमले में अपहृत बंधकों को छोड़ दिया जाएगा और हमास ने कुछ बंधक छोड़े भी। यह प्रक्रिया चल ही रही थी। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। वर्चस्व के जंग के बीच आम फिलिस्तीनी दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। संघर्ष विराम टूटने के बाद गाजा क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर होने का अंदेशा है। इजरायल ने दोबारा हमले कर साफ कर दिया कि शांति प्रयासों में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गाजा को तबाह कर देने पर आमादा है। और यह अजीब बात है कि वह हमले के बीच युद्ध विराम से जुड़ी वार्ताएं जारी रखने की बात कर रहा है। उसने बुधवार को दोबारा हमले किए और जिसमें 85 नागरिकों की मौत हो गई है। ये हमले उस समय हुए हैं जब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। शांति और समस्या की हल की कोशिश के बावजूद वजह इजरायल ने इस बार उत्तरी गाजा पर शिकंजा कस दिया और इससे फिलिस्तीनी नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित मुश्किल हो गई है। सवाल है कि उन तमाम लोगों के मानवाधिकारों का हनन कब तक होता रहेगा और जो युद्ध के लिए आप देखिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।